अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ कराची में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़े की। कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। कई घंटों तक ये एक्सचेंज ऑफ फायर रहा पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान, हमारे जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान, रेंजर्स और दहशतगर्दों के दरमियान, और बिल आखिर हमारे जवानों ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों को मार गिराया। लेकिन जहां हम इसके ऊपर शुक्र कर रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वहाँ बहुत से सवालात हैं जो यहाँ पर पूछने वाले हैं। ये हमला हुआ कैसे, दहशतगर्द कहाँ से आए, और वो इदारा जो हमारी हम शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर है, वो क्यों कैपेबल नहीं था कि अपनी हिफाजत कर सके। बहुत सारे सवालात जो अपने तज्जियाकारों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके जवाबात। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सियासतदान हमारे विफाकी वज़रा बयानात दे रहे हैं, उनको भी जमा खातिर कीजिए। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो दहशतगर्दी की लहर है, इसके ऊपर काबू ना पाने की एक वजह यह है कि हमारी जो सियासी क़यादत है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के अंदर हम आहंगी नहीं है, यगानगत नहीं है, इसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से गुज़श्ता रोज़ जब बात हुई इस मामले के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को लगा कि दहशतगर्दों की पहुँच सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आगे नहीं है, पंजाब और सिंध का हम सोच नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर भी इनकी पहुँच होगी, इसलिए उन्होंने कुछ सिक्योरिटी लैब्स का इतराफ़ किया। अब ये बयानात बहुत ही तशवीशनाक। इसके ऊपर हमारा सवाल कुछ यूँ कि हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने में नाकाम क्यों है, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे इसके ऊपर विफाकी वज़रा और ओहदेदारों के बयानात हैं उसका भी हम जायज़ा लेंगे। ये भी आपको बताते चले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। ऑफ कोर्स हमारा बुनियादी सवाल, क्या समझती हैं ये जो दहशतगर्दी की लहर है, इसमें इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है, और फिर हमारी जो सियासी क़यादत है उसका रद्द अमल आप किस तरह से देखती हैं? अलीना, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप इस लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी के वाकयात आज या कल तो नहीं शुरू हुए ना, काफी देर से हैं। तो आपने ऐसी क्या उनको ट्रेनिंग दी, आपने उनको ऐसी क्या रिसोर्सेज दिए हैं कि आप ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा मजबूत करें। आज मैं देख रही थी एक फुटेज अंदर से, वो जो इमारत के अंदर से जहाँ पे हमला हुआ है उसके अंदर से जो फुटेज निकली है, उसमें हमारी पुलिस जो है वो दहशतगर्दों से लड़ रही है हेलमेट्स के बगैर, हेलमेट के बगैर दहशतगर्दों से वो मुकाबला कर रहे हैं। फहीम सिद्दीकी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ है, वो रात को बता रहे थे कि कितने सिक्योरिटी लैप्सेस थे, सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। इमारत पे ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी है जहां से आप अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आप सोचें अगर उस उधर से दहशतगर्द आ रहे हो तो पुलिस क्या कर सकती है। तो हम अक्सर वैसे अपनी पुलिस पे बहुत तनकीद करते हैं और कभी जायज भी होती है, क्योंकि जैसे राव अनवार जैसे पुलिस अफसरान भी है हमारे फोर्स में। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल अपनी पुलिस को लवारिस छोड़ दिया है, उनको आपने आगे भेज दिया है दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। वो शहीद हो रहे हैं और पीछे वो मुड़ के देखते हैं ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना उनकी कोई खास तनख्वाहें हैं। कैसे वो अक्सरियत जो है हमारी पुलिस फोर्स में कैसे अपनी जिंदगी गुजारती है, जब वो शहीद हो जाते हैं उनके घर वालों के साथ क्या होता है, ये सबके सामने है। दूसरा हमारा इशू है पॉलिसी। हमारी पॉलिसी क्या है लीना, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता हमारी पॉलिसी क्या है। हमारे जो सेनेटर हैं रजा रब्बानी साहब, वो पिछले हफ्ते ही सेनेट में ये बात कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि कोई आके हमें बताए हमारी दहशतगर्दी पे पॉलिसी है क्या। डीजीआई से आए, आके हमें ब्रीफिंग्स दें, पार्लियामेंट को बताएं कि क्या पॉलिसी है। अब यहाँ पे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जैसे आपने बताया कि वो रात को कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि केपी और बलूचिस्तान से बाहर दहशतगर्दों के पास एक्सेस है। मुझे तो ये बयान सुन के बड़ी हैरानी भी हुई और ऐसा लगा कि जैसे कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पंजाब में यहाँ इस वक्त अभी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, जिसको बुनियाद बना के हुकूमत कह रही है कि हम तो जनरल इलेक्शन ही नहीं करा सकते पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन हो रहा है। और अब आप कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि केपी और बलूचिस्तान के बाहर इनके पास कोई स्लीपर सेल्स है या इनके पास कोई एक्सेस है। तो बहुत जरूरी है कि कोई पॉलिसी बनाई जाए, और जब पॉलिसी की बात की जाती है लीना, तो हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता है, और वो जवाब ये होता है कि क्योंकि पीटीआई नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी तो नेशनल कंसेंसस नहीं बन सकता। भाई, नेशनल कंसेंसस नहीं बन सकता, पॉलिसी तो बन सकती है ना। अगर पीटीआई नहीं आ रही और एपीसी में नहीं बैठी तो क्या मतलब पूरा मुल्क जो है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और वेट करे कि पीटीआई कब आएगी और कब पॉलिसी हमारी बनेगी।
मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ख़ासकर जिस तरह की डिटेल सामने आ रही हैं पुलिस ऑफिस की, वो हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी सिक्योरिटी अपनी कितनी कमज़ोर, उनके पास कोई इख्तियार नहीं, प्लस ये लोग दहशतगर्द कराची तक कैसे आए, कैसे पहुँचे, हथियार इनके पास, जो तफसीलात आ रही हैं सब बहुत ही तशवीशनाक। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? पहली चीज़ ये कि कराची में मौजूद हैं, कराची में कहीं से आए नहीं हैं, और ऑलरेडी कराची में बहुत से स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। हमारी अप्रोच क्या है? ये जो कल का वाक़या हुआ, ये कहाँ से आए? ये पीछे की छत फलांग कर आए। यानी आपको, आपका सिक्योरिटी परसेप्शन ये है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ मेन गेट पे गार्ड्स वो रखे हुए हैं, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि पीछे से आ सकता है कोई। यानी ये आप सोच का पड़ा। दूसरी, पिछले 5 से 10 साल से कराची, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है, उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी 5 साल पहले 22 अरब इसकी कॉस्ट होती थी। आज भी जो जिन लोगों को उसमें रखा गया है और जो उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, वो कह रहे हैं आज भी हम 22 अरब रुपए में बना सकते हैं। आप वो 22 अरब रुपए तो दें। पिछले 1 साल से वो फाइल चीफ मिनिस्टर हाउस में पड़ी हुई है। वो चीज़ें के 10,000 कैमरे लगने हैं, टोटल 12,000 लगने हैं। वो कह रहे हैं चलें 2,000 कैमरे जो है हम जो ऑलरेडी लगे हैं उनको बेहतर कर लेंगे, 10,000 इंस्टॉल कर देंगे। अब ये वाक़या हुआ, दोबारा आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई होगा नहीं, अब रिलीज़ कर रहे हैं, फ़ौरन वो कर रहे हैं। यानी अप्रोच आप देखें कि कराची जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड रहा इतने सालों में, कराची में कोई 4 ऑपरेशंस हुए हैं, फौज का ऑपरेशन, पुलिस का ऑपरेशन, हर तरह के ऑपरेशन। सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, जो इसलिए कि इस शहर में अगर मोबाइल छिने तो हमें पता है कि मोबाइल कहाँ बिकता है। इस शहर में गाड़ी छिने तो आपको मैं बता सकता हूं कि वो गाड़ी कहाँ खुलेगी। इस मुल्क में ये जो जहां अटैक हुआ है उसके साथ ही लाइंस एरिया है। अब ये लाइंस एरिया से भी आ सकते हैं, कहीं और से भी आ सकते हैं। इसमें कोई 8,000 इस शहर में कच्ची आबादियां हैं। इस शहर में आप देखें कि हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक इश्तिहार आता है कि जी जो रंगदार शीशे वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, एक्शन होगा। 2 दिन होता है और उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई एक फैसला जो इन्होंने किया हो और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो, ये अभी जो पुलिस वालों ने, सेफ सिटी वालों ने कुछ काम किया है, वो ये कि उन्होंने इलाकों में कम्युनिटी बेसिस पर कुछ काम शुरू किया है अपनी हेल्प, अपने तही। तो आप ये देखें, आप अंदाजा करें अटैक कहां हुआ है। ये तो शुक्र करें कि कल PSL नहीं था, क्योंकि यही रूट है एग्जैक्टली यही रूट है। आपको ये भी अंदाजा नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस है। सर वैसे ये भी बहुत तशवीशनाक है कि आपको ये अंदाजा नहीं है कि उस रूट पे क्या हो सकता था, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन सिक्योरिटी तो जनरली बीफ्ड अप है। हम कराची देखें और अप्रोच देखें, यहाँ से गोरा कब्रिस्तान से चढ़ते हैं उसके ऊपर क्या नाम है, शारे फैसल के ऊपर इतनी नफरी होती है हर जगह कोई ना कोई। और आई एम श्योर अलीना, कराची में सबसे ज्यादा अटैक रेड जोन में हुए हैं, सबसे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट रेड जोन में हुए हैं, और उसके बाद भी रेड जोन में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। यानी आपको अंदाजा ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में कहां से अटैक हो सकता है। बड़ी बिल्डिंग है कहीं और पूरे शहर में। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जो बयान दिया है, इनको अंदाजा ही नहीं है सिक्योरिटी का पाकिस्तान की। इनको ये अंदाजा ही नहीं है पाकिस्तान में टेररिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। बहुत ही तशवीशनाक है। और हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये लहर बढ़ती चली जा रही है। इसके ऊपर बाकी तज्जियाकारों की राय जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, इसके ऊपर हम अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जान रहे हैं कि बहुत सारे सवालात हैं भट्टी साहब जिनके आंसर्स हम चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि सर क्या आपको इस सारे मामले में कोई वाज़े पॉलिसी, कोई वाज़े हिकमत अमली नज़र आ रही है? हिकमत अमली, और ये किन से तवक्को रख के बैठी हैं आप? ये हिकमत अगर होती इनमें कोई ज़र्रा बराबर, रत्ती बराबर भी, तो जिन हालात में आज हैं या जिस जगह हम आज पहुँचे हुए हैं वहाँ हम पहुँचे हुए होते। ये हिकमत
इनकी हिकमतें अपने कारोबारों के बारे में देख लें, औलादों के बारे में देख लें, अपने ज़ातों के बारे में देख लें, क्या क्या कामयाब हिकमतें अमलियाँ हैं। सानिया APS हुआ मैडम शेख, वादे दावे नारे क्या हुआ, क्यों अमल ना हुआ, कहाँ गए 120 नुकात, कहाँ गया नेक्टा, कहाँ गए ये सारे, वह सब इकट्ठे हुए थे। अच्छा, जिनकी जड़ें काटना थी इन्हें जड़ों में लाकर क्यों बिठाया गया, और जिनकी जड़ें काटना थी इनकी जड़ें मजबूत क्यों की गई। पेशावर पुलिस लाइन सानिया हुआ, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का सुना था, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास का सुना था, तहरीक इंसाफ नहीं आई, मगर बाकी सारी तो इकट्ठी है ना हुकूमत में, इक़्तिदार में। क्यों मुलतवी हुई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, क्यों मुलतवी हुआ दहशतगर्दी पर मुश्तरका इजलास। तुर्की का दौरा था, तुर्की का दौरा था, तुर्की हमारा दोस्त है, हम उनके साथ खड़े हैं, मगर खुदा का खौफ करो यार, मुल्क किस हाल में है। अपने सैलाब जलजला जदगान 2005 वाले मारे मारे फिर रहे हैं, अपने सैलाब जदगान मारे मारे फिर रहे हैं, अपनी महंगाई बेरोजगारी गुर्बत के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, अपना मुल्क दहशतगर्दी मुआशी बुरान और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। तुम्हारे दौरे ही नहीं मुकते, कभी जहाज के आगे खड़े हो के तस्वे बहा रहे होते हो किसी और मुल्क के लिए, कभी किसी सफारत खाने गए होते हो, कभी किसी और जगह। बस करो यार, अपने मुल्क में भी फिरो यार। इनके अच्छा इनको कुछ दौरे पड़े हुए हैं अजीबो गरीब। मैडम शेख, हमने कई मरतबा कहा है तहरीक इंसाफ को बैठना चाहिए, अपनी ज़ात अपनी अना को पाकिस्तान से बड़ा नहीं करना चाहिए, दहशतगर्दी पर बैठना चाहिए, मईशत पर बैठना चाहिए, नफरत और तकसीम ख़त्म करने पर बैठना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, आज पाकिस्तान की बका का मसला है, मगर इनसे कोई पूछे PDM से, ये उन्हें बिठाना चाहते हैं साथ, ये कौमी असम्बली में उनको वापस लाना चाहते हैं। उनके ठट्ठे तो उड़ा लिए, मजाक तो उड़ा लिया, जुगते तो मार ली कि यू टर्न लिया। फिर ये तो इनकी नज़र में तो इमरान खान फितना है, फसादी है, ये तो रद्दल फिसाद उसके खिलाफ जारी करना चाहते हैं। हमें पता ही नहीं था, हमें अंदाजा ही नहीं था, हमें लगा कि दहशतगर्दों की पहुंच KP और बलूचिस्तान से आगे नहीं जाएगी। आपको कैसे पता हुजूर, आप तो जमान पाक से फुर्सत तो मिले आपको, तहरीक इंसाफ से निपटने से फुर्सत तो मिले आपको, इलेक्शन से फरार के मंसूबों से फुर्सत तो मिले आपको, गद्दारी बगावत दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करने से फुर्सत तो मिले आपको, अदलिया पर हमलों से फुर्सत तो मिले आपको, इमरान खान को जेल पहुंचाने और नायल करने से फुर्सत तो मिले आपको, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने से फुर्सत तो मिले आपको। और आप अंदाजा कर लें इनका हाल क्या हो गया है कि कोई एक कैप्टन सफदर बोलते हैं हमें बरगलाया गया था, हमसे फरार हो गया, हमसे धोखा हो गया। जिस तरह के हुकूमती वज़रा की तरफ से बयान आ रहे हैं जले पे नमक, लेकिन भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस तरह के मामलात, इस तरह के हसास नौइयत के जो मामलात होते हैं सिक्योरिटी के खास तौर पे, उसके ऊपर रियासत पाकिस्तान का किरदार जांचना चाहिए खास तौर पे, क्योंकि जब कमेटीज की मीटिंग होती है रियासत पाकिस्तान क्या, रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है, रियासत पाकिस्तान सारे स्टेक होल्डर, ये हुकूमत में नहीं है, वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं है, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस जिनकी तुर्की और चीन को भी पसंद थी। अच्छा, ये बिठाए ना, मैंने बिठाना है। सानिया ये पेशावर हुआ, इन्होंने क्या किया, दुख और मुजम्मत, दुख और गम मैंने भी किया, मुजम्मत मैंने भी की, आंसू बहाए मैंने भी बहाए। उसके बाद न्याजी साहब, क्या बार बार आप ठोक देते हैं उधर उनकी तरफ। खुदा के लिए इस हुकूमत को अपना खड़ा लेना चाहिए, अपना कुछ ग्राउंड रियलिटीज है ना, उधर नहीं ठोकते कहीं भी सर, ग्राउंड रियलिटीज है उनके ऊपर भी करना चाहिए। जो मुल्क की सिक्योरिटी के मामले, सर मुल्क की सिक्योरिटी के जो मामला है उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें रियासत पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जहां हम हुकूमत को अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम हुकूमत को जहां अच्छी तरह से उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, उनको बुलाएं, हुकूमत ने बुलाना है ना, ये अवाम के नुमाइंदे ये बने हुए हैं ना, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वहां रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी का जायजा लेना भी बड़ा जरूरी है। न्याजी साहब, रियासत पाकिस्तान को इनको बुलाना चाहिए, साथ बिठाना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? ओके न्याजी साहब, बेनज़ीर कुछ कहना चाहती हैं, लीना एक कॉल ले लें उनसे। सर मैं बेनज़ीर के पास वापस जाती हूँ, आप प्लीज पहले अपनी राय शामिल करें।
देखिए अलीना बीबी, बात यह है कि जो कुछ है ये टच बटन तो है नहीं कि कौमों के अंदर ये कोई मेरी जहालत तो मुझे बता सकती है कि 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल की कहानी है तो मैं शायद उसको आम कर दूं। ये कोई टिकटॉक तो है नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल जिसका जिक्र हुआ है, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। ये तो आप फल काट रहे हैं। फसल कब बोई गई थी? सीजनल थी, लॉन्ग टर्म थी, आम का दरख्त था। इसके बारे में जो हमारे दानिश्वर है, मुफक्करीन है, जो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, जो दिफाई तजज़ियेकार है, वो उसका अंदाजा कर लेंगे। मसलन अगर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बना, जो मदद साहब ने जिक्र नहीं किया, तो कितने साल में आखिर शहबाज शरीफ ने 10 साल पहले बना लिया है। वो नहीं, मैंने कहा मदद साहब ने जिक्र किया है। अच्छा, जैसे अभी मदद साहब ने जिक्र किया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब पंजाब के अंदर 14 साल पहले बना लिया गया 2011-2012 में, और दुनिया का एक मिसाली फॉरेंसिक लैब जहां पे दुनिया से आ रही है चीजें जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बनाई, वो कराची में क्यों नहीं बनाया जा सका? जबकि कितना ये शहर वल्नरेबल रहा है पिछले 30-40 साल से। देखिए बीबी, ये जो बातें हैं ना, ये गेम बहुत ऊपर निकल चुकी है। बदकिस्मती है आपके प्रोग्राम में हर दफा मुझे जो है एक डूम्सडे प्रॉफिट बनना पड़ता है, बताना पड़ता है कि खबरें खत्म हो चुकी हैं। और खबरें खत्म उन मेरे जराइम पेशा लोगों ने की हैं जो 2014 में रियासत बचाने आए थे, सियासत को खत्म करके। जो 2016 में जिन्होंने पानामा केस इजाद किया था, और सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे बच्चे आ जाओ मेरे पास, मैं सुनूंगा, मेंटेनेबल है या नहीं है मैं बताऊंगा। इस मुल्क के साथ जब हर बंदा, हर इदारा, सियासतदान, जजेस, जनरल खिलवाड़ करते रहे हो, मैं तो इस मुल्क का वजीर आजम नहीं रहा हूं, मैं तो आर्मी चीफ नहीं रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा हूं, मजहर साहब तो नहीं रहे, भट्टी साहब तो नहीं रहे। इस मुल्क को तबाह उन लोगों ने किया जिससे इस मुल्क के सरों पे ताज रखे हैं। हर बंदे चाहते हैं कि मेरे 3.5 पौने 4 साल में नहा हो जाए, मेरे 5 साल में नहा हो जाए, और बाकियों के हिसाब ले, और फिर उनका हिसाब ले जो आखिरी जो सामने खड़े हैं। याया खान को पकड़ लो कि बशी पाकिस्तान तोड़ा है। 20 साल इसके बीज बोए थे और 1971 को पहुंचे थे 16 दिसंबर को। वो कब्र की मिट्टी के साथ मिट्टी जरूर हो गए हैं। भाई उन मुजरमों को कभी किसी साफ कर लो, वो कोई ऐसा ट्रायल करो जिससे चीजों के तयन हो जाए। बीबी मुझे बताएं मेरे पास क्या हाल है जी। मैं सिर्फ ये है कि अपना कोई एंगल करके कोई अपना एक बात कर सकता हूँ, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, किसी को जदोकोब कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो हल है? ये वाकई छोटा नहीं हुआ। कराची के साथ, कराची जो है मियांवाली के साथ, जो मेरा शहर है, मियांवाली का हर बंदा जानता है कराची उसके साथ पिछले 35 साल से कनेक्टेड है। क्राइम के अंदर ड्रग्स से लेके, असला से लेके, कराची की चोरी की कारों से लेके, कराची के मोबाइल से लेके, कराची के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी से लेके, वहां से माल जाता भी है और वहां से माल आता भी है। कराची में ऑपरेशन होता है, कराची के बड़े बड़े लीडर आप हैरान हो जाएंगे मियांवाली में छुपे रहे हैं हर ऑपरेशन में आके। मैं नाम नहीं लेता हूं, जिन जिन घरों में छुपे रहे, मैं वो हमारे अपने घर है, फैमिली के घर है, वहां के छुपे रहे हैं। तो कराची को कोई ये समझता है कि वो कोई जो है वहां पे कोई 2000 किलोमीटर दूर है, नहीं, ये कनेक्शन उनके पुराने हैं कराची के। सबके साथ कबायली इलाकों के साथ उनका बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि जराइम पेशा लोगों की नेटवर्किंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हो या गोल्डन ट्रायंगल के अंदर हो, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये ढूंढ लेते हैं हिंदुस्तान के जराइम पेशा लोग पाकिस्तान के जराइम पेशा लोगों के साथ मुताल्लिक है। लेकिन क्राइसिस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर किधर गए हैं, हमारा सिस्टम किधर गया। सुप्रीम कोर्ट बहाल करिए किसको, सीसीपीए को उसी पहले भी सारी कारकर्दगी सामने थी। इतने पाकिस्तान के मसाइल है, और कल वो जो आई यास्मीन राशिद की कैसेट भी आ गई है उनकी। ये वो है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है। वो बता रहे हैं कि हम आज शुक्र के साथ लॉ एंड ऑर्डर तो हुकूमत ने भी कायम करने हैं, और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम हर चीज के ऊपर सर पकड़ के ही बैठ रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, कम से कम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मजम्मत ही कर सकते हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं। बेनज़ीर आप कुछ ऐड करना चाह रही थी?
प्लीज मुख्तसर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखिए हम हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल हमें करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बनाती है, और एस्टैब्लिशमेंट से हमें पूछना पड़ेगा कि ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर था जो पेशावर में हुआ, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था जो कराची में हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट खुद ही बैठ के फैसला कर लेती है कि कब उन्होंने दहशतगर्दों के साथ बात करनी है और कब उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है। ना पार्लियामेंट में डिबेट होती है, ना आवाम को कोई बताता है कि पॉलिसी क्या है। बहुत अहम बात। मजहर अब्बास साहब, देखिए, पेशावर पुलिस लाइन वाला जो अटैक था उसके बाद ये बताया जाए कि कराची में सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए थे, क्या आपको, और थ्रेट थी, एक हफ्ते पहले पुलिस हेड ऑफिस की थ्रेट थी। अब वो आई चुंदरीगढ़ रोड पे जो पुलिस हेड ऑफिस है उसकी थी या इसकी थी, लेकिन अरेंजमेंट क्या थे? कोई बताए कि आपको सड़कों पे कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट नजर आ रहे थे इस तरह के? क्या आपको नजर आ रहा हो कि पेशावर पुलिस लाइन के अटैक के बाद बहुत पॉसिबल था कराची में? देखिए, टेररिज्म का एक बेसिक जो है वो ये है कि टेररिस्ट के पास इनिशिएटिव होता है, ठीक है, और आपके यहाँ सूरत हाल ये, आपको किसी एपीसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है कि आपने करना क्या है, आप करते नहीं हैं, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपको पता है कि असला कराची में कहां से आता है, आपको पता है ड्रग्स कराची में कहां आती है। ये बिल्कुल नियाज़ी साहब सही कह रहे हैं, चाहे वो मियांवाली हो, कोयटा हो, ये कनेक्शन तो कहीं से तो ये इतने रास्ते से जो असला आता है, इस शहर में नेटो के 20,000 कंटेनर गायब हो गए, 20,000, 50 अरब रुपए का ये पूरी रिपोर्ट है। क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। तो ये जब ये होगा तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट, बहुत सारे सवालात हैं, हमने बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए हैं, लेकिन वो सवालात जो हमारे एनालिस्ट ने उठाए हैं बहुत गौर तलब, और इसके जवाब, इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए रियासत पाकिस्तान को। हमारे एनालिस्ट की आपने राय सुनी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर यह है कि साबिक वफाकी वज़ीर PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मिले हैं, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दीगर सिफारती अमला भी था जो उस मुलाकात में शामिल था। अब इससे मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा है कि बराबरी की सतह पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की ख्वाहिश और अवामी फलाह का हिस्सा हैं ये मुलाकातें, और बाहमी जो इंटरेस्ट के उमूर हैं उनके ऊपर मुशावरत हुई। लेकिन ज़राए से मुतल्लिक इसके ऊपर बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जो PTI है उनके सीनियर रहनुमाओं और जो अमरीकी सिफारती अमला है और कुछ अमरीकी जो यहाँ पर वफ्द आया मुलाकातों के लिए, उनके दरमियान में भी कुछ राब्ते हुए, और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद राब्तों का भी इम्कान है। ये हैरान कुन इसलिए भी क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती रही है कि जो अपोजिशन होती है या जो हुकूमत में नहीं है शख्सियात, उनका गैर मुल्कियों से मिलने का, गैर मुल्की सिफारती अहलकारों से मिलने का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन आज वो ख़ुद इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं। फिर ख़ास तौर पे यहाँ पर गौर तलब ये भी कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के मुताबिक वो ये दावा करते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इकनॉमिक प्लान मुल्क की जो हालात है उनसे मुतल्लिक तलब किया है। अब इसमें कितनी हकीकत है, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं जो फवाद चौधरी साहब ने खुद भी जिनकी तस्दीक की है, इसकी वजह है क्या? जब एक तरफ हम देख रहे थे कि खान साहब का साजिश भी कहते थे US की तरफ से हो रही है, तो इरशाद भट्टी साहब आप कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या वजह समझते हैं? और सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें गर्म है सर, इससे मुतल्लिक आपके पास क्या खबरें हैं? अभी तो चंद दिन, बल्कि कल ही, चंद दिन नहीं, कल ही तो आपने मुझे कहा था कि काले कपड़े पहन ले, तो अभी तो मेरे चिट्टे कपड़े पहनने के वक्त आ गया। वो काले कपड़े न्याई साहब को वापस पहना दें। यानी हमसे अमेरिका मिल भी रहा है और हमसे इकोनॉमिक प्लान भी मांग रहा है। हम कौन है आप बताएं भाई? हमसे अब मुराद इन्वर्टेड कामा में, आप समझ जाए ना। सही है सर। अच्छा बात ये है कि आप कह रहे हैं तो मान गई। सऊदी अरब, हाँ, सऊदी अरब ने कहा था चंद 2-3 हफ्ते पहले कि प्लीज़ अब हम उधार के पैसे इस तरह नहीं देंगे, अब कोई अपनी मुआशी इस्लाहत करें। और अमेरिका ने भी, मज़े की बात है, कल परसों तरसों हुकूमत को कहा है कि हम तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आप भी अपने लिए कुछ करें।
अब ये है कि इसके साथ साथ एक ये अमरीकी कौंसल जनरल डेरेक शोले साहब हैं कोई, इन्होंने कहा है कि इमरान खान ने तयशुदा हिकमत अमली के तहत साजिश के इल्ज़ाम से पाक अमरीका तल्लुकात की हसासियत को मजरूह किया। जलसों में अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम से तल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। हमेशा कहा है, उनका कहना है कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। ये डायरेक्ट शोले साहब से कहना यह था कि अपने प्यारे डोनाल्ड लू से भी पूछें कि उनको क्या ज़रूरत थी हमारे सफारतकार को बुलाकर और उनको तरीक़े अदम एतमाद से पहले 9 दफ़ा तरीक़े अदम एतमाद का जिक्र करके और इमरान खान को हटाया। तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये होगा, तरीक़े अदम एतमाद नाकाम हो गई तो ये होगा, और अब बात होगी तरीक़े अदम एतमाद के बाद। और बाबा बाइडन ने तो खैर आप भी फ़ोन नहीं किया, उस इमरान खान को क्या फ़ोन करना था। तो ये क्या बात थी, क्यों पकड़ाया आपने ये मुदाखलत, जिसको हमारी हुकूमतों सब ने मुदाखलत माना है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज माना है, सख्त ज़बान माना है। इस आपको क्या ज़रूरत थी? आप तो सबसे बड़े जमहूरियत पसंद बने फिरते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी? तो जहाँ तक आपके मैडम शेख सवाल का ताल्लुक है, तो अभी तक आपको इसका जवाब नहीं मिला। आप मुझे बताएं, अब्दुल्ला रियाड़ साहब जो ओवरसीज चैप्टर के हेड है तहरीक इंसाफ के, वो क्यों डोनाल्ड लू को ढूंढते फिर रहे थे अमेरिका में? इस 3 जो PR फर्म्स मुआहदे हुए हैं वो क्यों किए हैं तहरीक इंसाफ ने कि साडा इमेज ज़रा बेहतर हो जाए? वैसे इकनॉमिक प्लान मांग लिया, इमेज इसका मतलब बेहतर हो गया। अच्छा, अमेरिकी लोगों से मुसलसल मुलाकातें आपके बड़े बाखबर ज़बर आए हैं सर, ये बताएं, ये जो बात है, ये जो एक लाइन है, ये बड़ी अहम लाइन है कि US ने इकोनॉमिक प्लान मांगा है PTI से। सर, इसमें कोई सदाकत है आपके ज़रा के मुताबिक? मैडम शेख, मैं भी यही सुन रहा हूँ और बड़े कई लोगों से इकट्ठा सुना है कि ये मांगा है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग। तो फिर इसका मतलब क्या लिया जाए? वो जब सम टाइम मैं बोल रहा होता हूँ तो न्याजी साहब नीचे मोबाइल देखकर हंसते हैं ना, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ ने कहीं और मुंह करके हंसते हुए कहा है कि हमसे इकोनॉमिक प्लान मांगा है। अच्छा। लेकिन बहरहाल अच्छा, आज मैडम शेख, आप जब मैडम शेख 2 जुमले आखिर पे कि ये जब आप बयानिए से फिर गए अपने से, या आपने अब उसको सुपर पावर मान लिया, आप उसको माजी से बुलाकर अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहते थे, और अब आपने कहा है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हुजूर ये जो पीछे कुछ हो चुका है, मेरा सवाल ये है कि ये इतना क्यों किया? आप मुदाखलत करते कि मुदाखलत की उन्होंने, ये मीटिंग एक हुई उसमें हुआ, बाकी ये और मेहरबानी करा के फिर अब ये अंदर वाली भी नफरत तकसीम ख़त्म करें और आगे बढ़ें। अब आपके एक तरफ मुलाकातें हैं, दूसरी तरफ जैसे आप थोड़े से डिसहार्टेड लग रहे हैं और आप सवाल करें खान साहब से कि आपको लगता है कि वोटर बेस भी खान साहब से सवाल करेगी, डिसअपॉइंटेड होगी? जल्दी से बता दें हाँ या नहीं में। नहीं मैडम शेख, वो तो खैर से ऐसी बुलंदी पे है कि इमरान खान साहब जो कहेंगे, और मजे चले मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये भी बता दूं कि जो डायरेक्ट शोले है ना, जिसको आप कह रहे हैं कोई साहब है, सर वो एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी स्टेट के शोले नहीं, अमेरिका के शोले। अरे सर वो बड़े अहम शख्स हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं, ये मैं आपको बता दूं। एंटनी ब्लिंकन साहब जो है तो हम इकोनॉमिक प्लान मांग ले सर, सेक्रेटरी स्टेट के वो कहते हैं राइट हैंड है। बेनजीर, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? और ये जो राब्तों का सिलसिला अब हो रहा है PTI का अमरीकी ओहदेदारों से, अमरीकी सफरा से, ये क्या पैगाम है या इससे क्या सिंबलाइज होता है? अच्छा लीना, मैं तो उसको एक अच्छी डेवलपमेंट देख रही हूँ कि PTI जो है वो एक बड़ी सेंसिबल और एक मैच्योर फैसले कर रही है। उनको अब अंदाजा हो गया है अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर अगर वो दोबारा हुकूमत बनाना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट शुरू करना जरूरी है। और हमने देखा है कि ये अभी नहीं है, पिछले कई महीनों से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट और एंगेजमेंट जो है अमेरिका की, अमेरिकन डिप्लोमेट्स की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी काफी हद तक। और हमने देखा है कि इमरान खान साहब के जो बयानात भी हैं वो भी अब थोड़े बहुत तब्दील हो रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक प्लान की बात है, ये मैं भी पढ़ रही थी एक स्टोरी में, और आज सोशल मीडिया पे काफी शोर भी मच रहा था कि ये कैसे डिप्लोमेट्स ने एक सियासी जमात से उनका इकोनॉमिक प्लान मांग लिया, अमेरिका का क्या ताल्लुक है इससे, वो क्यों पूछ रहे हैं इकोनॉमिक प्लान। देखिए, मैं इसको एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझूंगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स होते हैं, किसी भी मुल्क के डिप्लोमेट्स होते हैं, वो इस किस्म के सवाल पूछते हैं, वो सबसे मिलते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं, सहाफियों से मिलते हैं,
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, मालूमात जमा करते हैं, उनसे कई कई सवाल पूछते हैं, आपका प्लान क्या होगा, आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या पॉलिसीज होंगी। फिर उस बेसिस पे वो अपना एक वो बनाते हैं, केबल बनाते हैं और अपनी हुकूमत को भेजते हैं, जिसकी बुनियाद पे फिर उनकी पॉलिसीज बनती हैं उस मुल्क के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी अलीना कि इमरान खान साहब मिल रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है अगर मिलते हैं वो खुद भी पर्सनली, लेकिन 1 साल आपने एक झूठा बयानिया बनाया एक मुल्क के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ आपने नफरत फैलाई। तो मेरे यहाँ पे 2 सवाल हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में इमरान खान साहब ने इससे कोई सबक सीखा है कि आपने अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क के जो सिफारती ताल्लुकात थे उनको खतरे में डाल दिया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या अब आप मानने के लिए तैयार हैं कि आपने जो कहा वो झूठ था? क्योंकि बड़ा आसान है इमरान खान साहब के लिए आके कहना कि आई जस्ट वांट टू मूव ऑन एंड अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क को अगर मूव ऑन करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने झूठ बोला। क्योंकि कह चुके हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि इसकी वजह से IMF का प्रोग्राम मुतासर हुआ, जो बातें की गई। हफीजुल्लाह न्याजी साहब आप कहिएगा सर, अच्छी डेवलपमेंट है कि अब ये अमेरिका और PTI में राब्ते हो रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ, सर पिटूं, सीना को भी करूं, या आपको बयान भूल गए कि अपोजिशन का क्या काम होता है कि अमेरिकी सफीर से मिले? कि किसके जो है अकवाल ज़री हैं? इमरान खान साहब के अकवाल ज़री हैं। इमरान खान साहब को जितनी मेरा ख्याल में, देखो मैं अब अगर कंपाइल करूंगा ना इस सारे पीरियड को, और मैं एज ए हिस्टोरियन या एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको कलम बंद करूंगा हकायक को, तो मेरे सामने क्या हकायक आएंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी हुकूमत का तख्त उल्टाने के लिए अमेरिकी साजिश हुई, भूल जाए क्या कुछ हुआ। ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो भट्टी साहब ने इशारा किया, अभी अमेरिका के अंदर उनके US चैप्टर का जो हेड है वो डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि हमें आप माफ कर दे, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। चंद हफ्ते बाद पता चलता है कि इमरान खान साहब ने वहां पे कोई ऐसी कंपनी हायर की है, लॉबी कंपनी, जो उनका इमेज अमेरिका में ठीक करे। फिर सितंबर के अंदर राफेल आती है, जो कि एक मेरे नजदीक तो मेरा अपना एक एंगल है, वो पूरा एक CIA प्रोजेक्ट है राफेल का। वो आके इमरान खान साहब को बनी गालों के घर आके मिलती है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मान लिया कि अब साजिश नहीं हुई। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। आप इसको रोक तो सकते थे, वो ख्वाजा साहब को एड्रेस कर रहे थे, ये कोई बात है शायद अक्टूबर के आखिर हफ्ते या नवंबर में। फिर उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट नहीं होनी, साजिश इंपोर्ट नहीं हुई, एक्सपोर्ट हुई है। ख्वाजा साहब ने यहाँ से एक्सपोर्ट किया अमेरिका, उसका क्या मतलब निकलता है, उसको कैसे डिसाइफर किया जा सकता है? बेनजीर है, मजहर अब्बास साहब है, भट्टी साहब है, ये उसको बता सकते हैं कि उसका क्या मतलब है कि एक्सपोर्ट के कैसे हुई, किससे आ गई। टू नटशेल ये उनको सारा थूका अपना चाटना पड़ रहा। एक कैटेगरी के उन्होंने कहा था, और वो किसी जूनियर ऑफिसर को मिले थे, राजा रियाज, उन्होंने कहा ये अपोजिशन का या लोगों का क्या काम है कि वो मिले। तो मुझे बताएं कि अगर आपको इमरान खान साहब के लवाहिकीन को नहीं फर्क पड़ता, अगर उनके अंदर कोई ऐसा साथ नहीं कि उसको एवेल्युएट करें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें, तो मैं कौन होता हूँ? बस ठीक है, चल रहा है उनकी बात जो है, वो चाहे सुबह कुछ कह दें, शाम को उससे मुकर जाए, लबावा जब दोनों सूत्र तो काम चल रहा है तो क्यों ना चलाएं? ठीक है मज़हर साहब, क्या वाकई में इसको इसी चीज़ के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि चले आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, जो जिस नहज पे चीज़ें ले गए थे, क्या फिर उसका हम समझे कि कुछ नहीं होगा और तारीख ही फैसला करेगी? देखिए, कोई एक या 1.5 हफ्ते पहले अमरीकी सफ़ीर कराची में थे और एक ऐसी चिट चैट हुई थी जहाँ बिजनेसमैन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। उसमें जो है अमेरिकन सफ़ीर से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ था कि ख़बरें थी कि इमरान खान से उनकी शायद वीडियो लिंक पे कोई गुफ्तगू हुई, तो उसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं, आई हैवंट मेट इमरान खान एज येट। उस पूरी 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू में जहाँ और बहुत से सवालात थे वो थे, मुझे ये तासुर मिला कि अमेरिकन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है विद PTI। अच्छा। और ज़ाहिर ऐन मुमकिन है कि अमेरिकन सफ़ीर जो है वो जाए इमरान खान की इयादत करने। कहीं ना कहीं PTI के जिस तरह फवाद चौधरी वगैरह जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें उसी मीटिंग में उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि वी एक्सप्रेस आवर कंसर्न जब इमरान खान सोवियत यूनियन गए थे, और उस पर ये काउंटर क्वेश्चन हुआ था कि ये आपका आप क्यों कंसर्न कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो यूक्रेन वाला वाक़या नहीं हुआ था, तो आपकी क्यों कंसर्न थी। लेकिन ओवरऑल
ये बात से अंदाज़ा हुआ। अब अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर फवाद चौधरी या कुछ दूसरे लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं मुलाकात करवाने, तो ये अच्छी बात है। चीज़ें पीटीआई, जाहिर है अमेरिकन को भी पता है कि पीटीआई इज़ अ पॉपुलर पार्टी, आ सकती है। लेकिन आपके ख्याल में वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट? हाँ, मेरा ख्याल है वो भी नहीं है। दूसरे ये कि अलीना, अभी जो खबर चल रही है कि सदर और सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कल मुलाकात होने वाली है। मुझे ये लग रहा है कि शायद कल इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, और अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो जेल भरो तहरीक डिफर हो जाए। अच्छा सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ खत भी लिखा है, उसके सिलसिले में डेवलपमेंट भी हुआ, आई थिंक 20 तारीख को। उसी में लिखो, उसी तो कल है वो, सॉरी मंडे को, मंडे को 20 तारीख को। और उनके खत में ये जो बाकी उनकी थोड़ी सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो खत मंजर आम पे आया है, उसमें की ऑपरेटिव लाइन यही है कि सदर मुमलिकत और गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। चलें, लेट्स सी, हमारी नज़रें इसके ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या होता है। अपने तज्जियाकारों की भी उसके ऊपर राय लेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है। ये जो मुलाकात और राब्ते हो रहे हैं, इससे मुतालिक हमारे तज्जियाकार कहते हैं कि लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट। अभी देखते हैं, डेवलप होने देते हैं कि किस तरह से है। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। हमारे कुछ तज्जियाकार कहते हैं कि जी ये अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ते कर रही है। लेकिन न्याजी साहब इससे अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले क्या बयानात देती थी और फिर उन्होंने क्या बार सेट की थी अपनी अपोजिशन के लिए जब वो इस तरह के राब्ते करते थे। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर करें। अल्लाह हाफ़िज़।